जहाँ सच से ज्यादा गहरी होती है कल्पना, जहाँ हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। ख्यालों के उन कोनों में आपका स्वागत है, जहाँ सपने बोलते हैं और एहसास जिंदा होते हैं। आप देख रहे हैं वन ख्याली दुनिया, वन कहानियों, जज्बातों और अनकहे सच की दुनिया। अगर आपको हमारी ख्याली दुनिया पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 61, आशा के अपहरण की कोशिश। शहर की सड़कों पर हल्की शाम का अंधेरा फैल चुका था। ऑफिस की लंबी दिनचर्या से लौट रही आशा अपनी कार में बैठी थी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सड़क पर हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन वह इससे कोई राहत महसूस नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में पिछले दिनों के तनाव की झलक थी। सारी घटनाओं ने उसे थका दिया था और रिबॉन की पहेली अब उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। वह धीरे धीरे कार चला रही थी। रास्ते में हल्का ट्रैफिक था, लेकिन अचानक एक अजीब सी हलचल उसके ध्यान में आई। सड़क के मोड़ पर कुछ अंधेरे साया जैसे हिल रहे थे। आशा ने अपनी आंखें चौड़ी की और ध्यान से देखने लगी, और तभी सड़क के दोनों तरफ से मास्क पहने हुए लोग उभरे। उनका आकार, उनके हाव भाव, सब कुछ डरावना और डराने वाला था। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के कार के दोनों ओर आकर उसके दरवाजे को बंद कर दिया। आशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। क्यों क्यों ये सब, उसने अपने मन में कहा, लेकिन उसका डर उसे शांत होने नहीं दे रहा था। मास्क पहने लोग धीरे धीरे उसके पास आए। एक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आशा ने अपने आप को पीछे खींचा, लेकिन उनके पंजों की पकड़ मजबूत थी। ना, ये संभव नहीं, मैं फिर से नहीं, उसने खुद से कहा, और अपनी आवाज में हल्का कांपना था। लेकिन तभी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम में आ गई हो, सड़क के किनारे से तेज रोशनी और सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। ऋत्विक की टीम ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और समय पर पहुंच गई। पुलिस की गाड़ियां और टीम के सदस्य चारों ओर से उस जगह पर फटके। मास्क पहने लोग अचानक चौंक गए। उनका सरप्राइज्ड चेहरा आशा की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन टीम की त्वरित प्रतिक्रिया ने उन्हें घेरा। कुछ ही पल में उन्होंने समझ लिया कि अब उनकी योजना विफल हो चुकी है। ऋत्विक जल्दी से आशा के पास आया। उसने उसकी हथेली थामी और देखा कि आशा की आंखों में डर और हल्की राहत का मिश्रण है। ठीक हो गई, आशा? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता और थकान दोनों झलक रही थी। आशा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके होठों पर वह डर था जो अभी पूरी तरह मिटा नहीं था। हाँ, लेकिन ये संदेश साफ है, ऋत्विक। अब निशाना वही है। ऋत्विक ने उसका हाथ कसकर थामा। मैं जानता हूँ, और अब मैं इसे रोकने के लिए कोई जोखिम नहीं लेने वाला। ये सिर्फ केस नहीं रहा, यह अब व्यक्तिगत युद्ध है। मैं इसे खत्म कर दूंगा, और कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन आशा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मास्क पहने लोग, कातिल की योजना और रिबॉन का रहस्य, सब कुछ अभी अधूरा था। उसने देखा कि टीम के लोग कार के चारों ओर खड़े हैं, हथियार तैयार, और हर तरफ अलर्ट मोड में हैं। ये दृश्य आशा को डराने के साथ साथ एक अजीब तरह की राहत भी दे रहा था। लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। ऋत्विक, क्या ये खत्म हो गया? उसने धीरे से पूछा। ऋत्विक ने उसके कान के पास धीरे से कहा, अभी नहीं, ये सिर्फ पहला कदम था। कातिल अब और सावधान होगा। ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि वह सिर्फ खेल नहीं खेल रहा, वह हमें सीधे निशाने पर ले रहा है। और यह खेल अब खुलकर शुरू हो चुका है। आशा ने सिर हिलाया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या कातिल ने उन्हें अभी भी पूरी तरह ट्रैक किया हुआ था? क्या ये केवल अपहरण की कोशिश थी, या इससे भी खतरनाक योजना पहले से तैयार थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह इस खेल में आगे बढ़ते हुए खुद को बचा पाएगी, या ये पहला संकेत था कि खतरा अभी भी उसके आसपास था? ऋत्विक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी गलती हमें भारी पड़ सकती है। मैं इसे रोकूंगा, तुम्हें कभी भी खोने नहीं दूंगा। आशा की आंखों में हल्की चमक थी, जो डर और उम्मीद का मिश्रण था। उसने अपने मन में फैसला किया कि अब वह केवल डर के पीछे नहीं भागेगी। वह खड़ी होगी, लड़ाई के लिए तैयार होगी,
और कातिल को उसके अपने खेल में मात देगी। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था, कातिल ने यह अपहरण क्यों किया? क्या उसका निशाना सिर्फ डर पैदा करना था, या ये केवल पहली चाल थी एक बड़े खेल की? क्या टीम तैयार थी इस खतरनाक जाल के लिए? और सबसे बड़ी सवाल, क्या आशा और ऋत्विक की नजदीकियां, जो इस तनाव और खतरे के बीच विकसित हो रही हैं, उन्हें मजबूती देंगी, या यह उनके फैसलों को प्रभावित करेगी? शहर की सड़कों पर अब फिर से अंधेरा और शांति का माहौल था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह केवल दिखावा है। खेल अब खुलकर शुरू हो चुका था, और अगली चाल, अगली चेतावनी, बस एक पल में आ सकती थी। और इस सोच में आशा और ऋत्विक दोनों अपनी अपनी रणनीति पर ध्यान लगाने लगे। किसी ने नहीं देखा कि सड़क के उस अंधेरे मोड़ पर मास्क पहने लोग कहीं से गहरी निगरानी कर रहे थे, और उनकी योजना अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। सवाल हवा में गूंज रहे थे, क्या आशा और ऋत्विक इस नए खतरे को समय रहते पहचान पाएंगे? क्या उनकी नजदीकियां उन्हें मजबूत बनाएंगी, या खतरे का जाल उन्हें अलग कर देगा? और सबसे महत्वपूर्ण, कातिल की असली चाल क्या है, और वह अगले कदम में क्या करने वाला है? चैप्टर 62, ऋत्विक का बेकाबू गुस्सा। उस रात का अंधेरा शहर की सड़कों पर घना था, लेकिन ऋत्विक की आंखों में जलता हुआ क्रोध उस अंधेरे को भी फीका कर रहा था। अपहरण की कोशिश, जो कि केवल कुछ पल पहले हुई थी, उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह अपनी कार में बैठा था, लेकिन ड्राइविंग की गति बिल्कुल स्थिर नहीं थी। उसकी आंखों में एक ही डर झलक रहा था, जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था, अगर उसे कुछ हो गया तो। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर थे, और उसकी सांसें तेज थीं। शरीर पूरी तरह सचेत था, लेकिन मन का हिस्सा पहले ही खो गया था। टीम के सदस्य जो कार के पीछे खड़े थे, वे उसके हर मूवमेंट को देख रहे थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि वह बोल सके, क्योंकि वे जानते थे ऋत्विक अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं रहा। वह अब एक व्यक्ति था, जिसकी दुनिया में केवल दो चीजें बची थी, आशा और न्याय। ऋत्विक, मीरा की आवाज कांपते हुए आई। हमें इस पर शांत रहना होगा। हमारी योजनाएं। ऋत्विक ने बिना देखे सिर हिलाया। शांत रहना। उसकी आवाज में कोहरा और आग दोनों थे। शांत रहना। क्या तुम समझती हो कि अगर उसे कुछ हुआ होता, अगर मैंने देर की होती? मीरा को शब्द नहीं मिले। टीम जानती थी कि जब ऋत्विक इस तरह अपना नियंत्रण खो देता है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। उसकी आंखों की तीव्रता, उसकी सोच की गहराई, सब कुछ अब व्यक्तिगत हो चुका था। यह अब केवल एक केस नहीं था, यह अब व्यक्तिगत युद्ध था। ऋत्विक ने अपनी कार घुमाई और शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगा। हर मोड़ पर उसकी नजरें चारों तरफ थीं। उसकी मानसिक छानबीन शुरू हो चुकी थी। हर एक अंधेरे कोने, हर एक सड़क, हर एक सीलिंग कैमरा, सब उसकी जांच में शामिल था। टीम के लोग पीछे पीछे थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें केवल देखना और पीछे रहना है। कोई सुझाव, कोई रुकावट, ऋत्विक इसे सहन नहीं करता। हमें पता लगाना होगा कि वे कौन थे, और किसने ये योजना बनाई। उसने अपने दिमाग में बार बार ये दोहराया। उसका मन केवल एक ही प्रश्न पर केंद्रित था, कातिल ने उसे क्यों निशाना बनाया? और आगे क्या करेगा? उसने अपने फोन पर कैमरा फीड्स चेक किए, सीसीटीवी फुटेज देखा, हर सड़क का नक्शा अपने मन में बिठाया। हर छोटी जानकारी उसके दिमाग में एक बड़े जाल में बदल रही थी। लेकिन जैसे ही वह हर विवरण पर ध्यान दे रहा था, उसके दिल में एक और डर भी गहराता गया। क्या आशा सुरक्षित है? क्या टीम समय पर कुछ पकड़ पाएगी, या ये केवल शुरुआत थी? ऋत्विक ने अपनी कार अचानक रोक दी और टीम के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी, और उसकी गर्दन पर खिंचाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने फाइल्स निकाली, पुराने केस डिटेल्स देखे, और हर संभावना पर चर्चा करने लगा। टीम ने महसूस किया कि अब वह केवल केस के बारे में सोच नहीं रहा था, वह अपनी योजना में हर संभव कदम और उसके संभावित नतीजों का अनुमान लगा रहा था। यह अपहरण केवल चेतावनी नहीं थी, उसने कहा। ये हमें सीधे संदेश दे रहा है। कातिल अब और भी आक्रामक हो जाएगा, और हमें पहले से तैयार रहना होगा। हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि उसने हमारे चारों ओर कौन सा जाल बिछाया है। मीरा ने धीरे से पूछा, ऋत्विक, क्या हम इसे अकेले कर सकते हैं? ऋत्विक ने बिना पलके झपकाए कहा, अकेले नहीं, लेकिन मैं किसी को भी नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर उसे कुछ होता, मैं खुद को नहीं माफ करूंगा। और अब हमारी प्राथमिकता केवल यही है, आशा की सुरक्षा। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा।
उसकी बातों में केवल डर नहीं था, उसके शब्दों में क्रोध और दृढ़ता दोनों थे। टीम ने महसूस किया कि अब वह केवल कानून के अधिकारी नहीं था, वह उस पुरुष का रूप ले चुका था, जिसका जीवन आशा से जुड़ा हुआ था, और जो किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता था। ऋत्विक ने टीम को शहर की सभी प्रमुख सड़कों और संभावित रास्तों का नक्शा दिखाया। हर मोड़, हर गली, हर अंधेरा कोने, सब पर नजर रखने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे केवल प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वे सक्रिय रूप से हर संभावित खतरनाक इलाके में पेट्रोल करेंगे। हमें ये भी देखना होगा कि कातिल ने कौन सी सूचना अंदर से ली है, ऋत्विक ने कहा। कुछ भी संदिग्ध नहीं होना चाहिए। वह सिर्फ बाहर से नहीं खेल रहा है, किसी ने हमें अंदर से भी निशाना बनाया होगा, और हमें ये पहचानना होगा कहां से, कैसे, और कौन। टीम ने एक पल के लिए सांस रोकी। ये स्पष्ट था कि अब ये केवल पुलिस का खेल नहीं रहा, ये व्यक्तिगत हो गया था। ऋत्विक की आंखों में जो चमक थी, वह केवल पेशेवर नहीं थी, यह अब एक व्यक्तिगत मिशन बन चुका था। मैं शहर में हर नुक्कड़ पर रहूंगा, मैं इसे रोकूंगा, उसने फुसफुसाया, जैसे अपने मन से खुद को प्रेरित कर रहा हो। लेकिन उसका चेहरा कठोर था, और उसके हाथ मजबूत थे। उसका गुस्सा अब केवल क्रोध नहीं रह गया था, ये रणनीति और योजना में बदल चुका था। टीम ने महसूस किया कि अब कोई छोटा कदम भी बहुत महत्वपूर्ण था। ऋत्विक ने शहर के पुराने रूट्स, गली के रास्तों, और उन जगहों को चिन्हित किया जहां से अपहरण की योजना बनाई जा सकती थी। उन्होंने हर कैमरा, हर गवाह, और हर ट्रैफिक रिकॉर्ड की समीक्षा की। और हर कदम पर ऋत्विक की सोच केवल एक ही प्रश्न में उलझी थी, अगर मुझे देर हो गई होती, अगर मैं किसी भी सूचना को न समझ पाता, तो क्या आशा सुरक्षित होती? क्या ये केवल अपहरण की कोशिश थी, या इसके पीछे कुछ और गहरा खेल था? वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या कातिल ने वास्तव में हमें केवल चेतावनी दी है, या ये केवल पहली चाल थी? क्या हमें सच में पता है कि हम किसके सामने हैं? क्या ये खेल अब और भी खतरनाक मोड़ पर जा रहा है, और क्या हम इसे समय रहते पहचान पाएंगे? शहर की गलियां, अंधेरे के साए, और हवाई रास्तों की लंबी सैर, सब ऋत्विक की नज़र में एक बड़ी योजना का हिस्सा बन गए थे। लेकिन उसके मन में एक ही चिंता थी, आशा की सुरक्षा। और इस चिंता ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वह अब किसी भी सीमा को पार करने को तैयार था। इस पूरे समय आशा के चेहरे की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसकी नाजुकता, सब कुछ। और इस नजदीकी ने उसे और भी बेबाक बना दिया था। अब वह केवल केस को नहीं देख रहा था, वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी भी कीमत पर आशा सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल हवा में गूंज रहे थे, कातिल ने यह अपहरण क्यों किया? क्या ये केवल पहली चेतावनी थी, या इसके पीछे कोई और गहरी योजना छुपी हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋत्विक और टीम समय रहते सभी सुराग पकड़ पाएंगे, या ये केवल एक शुरुआत थी, जो उन्हें और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? और अंत में ऋत्विक ने खुद से पूछा, क्या वह तैयार है उस खतरे के लिए जो केवल एक अपहरण से शुरू होकर शहर को हिला सकता है? क्या वह अपने क्रोध और गुस्से को नियंत्रित कर पाएगा, या ये क्रोध ही उसे रास्ता दिखाएगा? और क्या आशा की सुरक्षा की उसकी शपथ पूरी तरह सच साबित होगी, या ये केवल एक भ्रम होगा? शहर की रात अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी, लेकिन ऋत्विक जानता था खेल अब शुरू हो चुका था, और अगली चाल केवल समय की प्रतीक्षा कर रही थी। चैप्टर 63, अतीत से जुड़ा खौफनाक कनेक्शन। सर्द हवाएं उस शाम शहर के सन्नाटे में अपने रास्ते खोज रही थीं, और हर गली, हर नुक्कड़ जैसे डर के साए से भरा हुआ था। कार्यालय के बड़े, सुनसान कक्ष में, जहां केवल कंप्यूटर की धीमी गुनगुनाहट और कुछ फाइलों के पन्नों का सरसराना सुनाई दे रहा था, आशा अपने डेस्क पर बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती जा रही थी। अपहरण की वह घटना अभी तक उसके दिमाग से नहीं निकली थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसे एक फाइल मिली थी, जिसे वह अब तक अनदेखा करती रही थी। फाइल बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके पन्नों में जो विवरण छुपा था, वह उसके दिमाग को झकझोर रहा था। उसे देखकर लगता था कि जैसे ये फाइल उसके अतीत से जुड़ी हुई थी, उसके पिछले जीवन से। फाइल खोलते ही उसकी नजरें उस केस रिपोर्ट पर टिक गईं, जो वर्षों पहले दर्ज हुई थी। पृष्ठों पर सफेद कागज पर काली स्याही में लिखा हुआ विवरण जैसे जीवित हो उठा। वह केस जिसमें मौत का विवरण, साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल थी, कहीं न कहीं उसकी पिछली मृत्यु से जुड़ा हुआ था।
आशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह फाइल नहीं छोड़ रही थी। हर शब्द उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद दिला रहा था, उस दर्द, उस भय और उस अनसुलझे रहस्य की याद। ये कैसे संभव है? उसने धीमी आवाज में कहा। ये सब, मैं इसे क्यों जानती हूँ? तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा एहसास आया। ये केस केवल एक पुराने हत्या प्रकरण का विवरण नहीं था। इसमें कुछ ऐसे सुराग थे, जो आज के सीरियल किलर से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे थे। आशा की धड़कनें तेज हो गईं। यह विचार उसके लिए आतंक की तरह था। कातिल उसे जानता था, उसे पहचानता था, और वह लंबे समय से इस खेल में शामिल था। ऋत्विक, जो पीछे खड़ा था, आशा की हर प्रतिक्रिया को देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता और क्रोध दोनों झलक रहे थे। वह जानता था कि आशा ने कुछ गंभीर खोजा है। वह धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, आशा, क्या मिला? क्या ये केवल पुरानी फाइल है, या कुछ और? आशा ने फाइल को उसके सामने रखा। ऋत्विक, ये केवल पुरानी रिपोर्ट नहीं है। देखो, इसमें इसमें कुछ ऐसे विवरण हैं, जो आज के कातिल के तरीकों से मेल खाते हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। वह हमें पहले से जानता है। मुझे डर है कि, उसकी आवाज रुक गई। ऋत्विक ने उसकी कंधों पर हाथ रखा। डरो मत, मैं हूं ना। हमें हर सुराग का पता लगेगा। लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि कातिल ने तुम्हें पहले से टारगेट किया था? आशा ने सिर हिलाया। हाँ, और अधिकतर संकेत यही बता रहे हैं। ये केवल एक अपहरण की कोशिश नहीं थी। यह उसके खेल की शुरुआत है। और मुझे डर है कि, मुझे पहले से ही यह खेल पता था। मैं ये सब पहले देख चुकी हूँ, शायद इसलिए कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। ऋत्विक की आंखों में गंभीरता और गुस्से का मिश्रण था। तो इसका मतलब यह है कि हमें केवल वर्तमान केस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अतीत के सभी सुरागों को जोड़कर देखना होगा। अगर हम गलती करेंगे, तो ये केवल हमारी टीम के लिए नहीं, बल्कि आशा के लिए भी खतरा बन जाएगा। आशा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ फाइल पर थे, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या ये केवल एक संयोग है कि कातिल पुराने केस की जानकारी रखता था? या ये कोई योजना है, जिसे उसने वर्षों पहले ही शुरू कर दिया था? तभी वह पन्नों को और ध्यान से पढ़ने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शव की स्थिति, चोट के निशान, और हत्या के तरीके, हर विवरण जैसे आज के कातिल की शैली के साथ मेल खा रहा था। आशा का दिल धड़कने लगा। उसके दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या ये कातिल वास्तव में वही व्यक्ति है जिसने उसके पिछले जीवन में उसे निशाना बनाया था? ऋत्विक ने धीरे से पूछा, क्या तुम ये सोच रही हो कि यही वह व्यक्ति है जो आज भी खेल रहा है? आशा ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे डर है कि वह केवल बाहरी दुनिया से नहीं खेल रहा। वह अंदर से भी हमें जानता है। कुछ जानकारियां, जो केवल मेरे और मेरे फॉरेंसिक टीचर को पता थी, वह भी इस्तेमाल की गई हैं। इसका मतलब है, कहीं न कहीं, हमारे बीच ही कोई उसका एजेंट हो सकता है। ऋत्विक की भौहें तनी हुई थीं। उसने फाइल को उठाया और ध्यान से देखा। हर पन्ना उसके लिए जैसे एक नया खतरे का संकेत था। तो इसका मतलब है कि हमें पूरी टीम के साथ साथ खुद भी सावधान रहना होगा। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, आशा, हमें ये जानना होगा कि हमें कब और कैसे हमला हो सकता है। आशा ने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, मैं जानती हूँ। मैं डरती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने पिछले जीवन के अनुभवों का इस्तेमाल करूँ। अगर मैं सही हूँ, तो केवल मैं ही समझ सकती हूँ कि कातिल की अगली चाल क्या होगी। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। तो इसका मतलब यह है कि हमें मिलकर योजना बनानी होगी। हम न केवल सुरागों को जोड़ेंगे, बल्कि खुद को भी उसके जाल से सुरक्षित रखेंगे। और इस बार, कोई गलती नहीं होगी। अचानक आशा का ध्यान एक पुराने दस्तावेज पर गया। एक नाम, एक तारीख, और कुछ संदर्भ, ये सब कुछ उसे अतीत की याद दिला रहा था। ऋत्विक, देखो, ये वही केस है जिसमें मैं मरी थी, और उस केस में जो व्यक्ति शामिल था, उसका नाम और तरीका, यह आज के कातिल के तरीकों से मेल खाता है। ऋत्विक की सांस रुकी। उसने कहा, तो ये केवल पहली चेतावनी नहीं थी। ये खेल, वर्षों पहले शुरू हो चुका था। और अब ये हमारे सामने खुलकर खेला जा रहा है। आशा की आंखें डर और गहराई से भरी हुई थीं। उसने पूछा, क्या ये संभव है कि हम समय पर उसके सुराग पकड़ पाएं? क्या हम उसे पहचान सकते हैं? और अगर हमने चूक की,
तो क्या ये खेल केवल खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए और भी खतरनाक हो जाएगा? ऋत्विक ने उसे कसकर पकड़ लिया। हम इसे खत्म करेंगे, और इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मुझे भी यह नहीं पता कि अगली चाल क्या होगी। हमें हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखना होगा। क्या हम तैयार हैं, आशा? क्या हम ये खेल उसके अनुसार नहीं बल्कि हमारे अनुसार खत्म कर पाएंगे? आशा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। लेकिन उसके मन में एक और सवाल भी था, क्या कातिल वास्तव में वही है जिसे वह अपने पिछले जीवन में जानती थी? क्या ये केवल पहली चाल है, या इसके पीछे कोई और भी गहरी और खतरनाक योजना छिपी हुई है? और शहर की रात, जिसमें केवल हवाओं की सरसराहट थी, अब उनके लिए सन्नाटे और भी खतरनाक हो चुके थे। खेल अब खुलकर सामने आ चुका था, और सवाल केवल ये था, क्या वे समय रहते अगली चाल को पढ़ पाएंगे, या यह अतीत का खेल उन्हें फिर से धोखा देगा? चैप्टर 64 फॉरेंसिक टीचर पर शक। सर्द रात की खामोशी शहर पर छाई हुई थी, और विभाग की इमारत की लाइटें धीमी चमक रही थीं। आशा अपने डेस्क पर बैठी थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांति से भरपूर नहीं था। पिछले हफ्ते की घटनाओं ने उसके भीतर भय और बेचैनी की दीवारें खड़ी कर दी थीं। अपहरण की असफल कोशिश, कातिल का अचानक प्रकट होना, और पुराने केस की फाइल, सब कुछ उसके दिमाग में घूम घूम कर एक गहरी गुत्थी बन गए थे। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। फाइलों के ढेर में एक और पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली थी, जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। उसके हाथ उस पर पड़े, और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी आंखों में सन्नाटा फैल गया। वह विवरण, जो उस रिपोर्ट में था, केवल पुराने केस का नहीं था। इसमें कुछ ऐसी जानकारियां छिपी थीं, जो सिर्फ कुछ ही लोग जान सकते थे। और उनमें से एक उसका फॉरेंसिक टीचर था। आशा ने धीरे से कहा, यह असंभव है, ये केवल वही जान सकता था। लेकिन कातिल ने इसे कैसे इस्तेमाल किया? ऋत्विक, जो पास ही खड़ा था, उसकी हर प्रतिक्रिया देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता और गुस्से का मिश्रण था। तो इसका मतलब है कि अंदर कोई है, कोई गद्दार, जो हमारे बीच है। क्या तुम सुनिश्चित हो, आशा? आशा ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ सुराग केवल वही और मैं जानते थे। और अब वही जानकारी कातिल ने इस्तेमाल की है। इसका मतलब है, हमें ये देखना होगा कि हमारा विश्वास किस पर है। क्या ये संभव है कि वह हमें धोखा दे रहा हो? ऋत्विक ने फाइल को ध्यान से देखा। पन्नों में छुपा विवरण, जैसे कातिल की मानसिकता का आईना था। हर छोटी जानकारी, शव की स्थिति, चोटों का तरीका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नोट कातिल ने बारीकी से इस्तेमाल किए थे। लेकिन केवल वही और आशा ही जानते थे। तो हमें ये देखना होगा कि फॉरेंसिक टीचर कहाँ छूट रहा है, ऋत्विक ने धीमे से कहा। कहाँ उसने कोई संकेत छोड़ दिया है। लेकिन अगर वह गद्दार है, तो यह आसान नहीं होगा। आशा ने फाइल अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या वह शिक्षक वास्तव में कातिल के साथ था, या किसी और के दबाव में उसने जानकारी दी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह जानबूझकर कर रहा था, या अनजाने में कातिल की योजना का हिस्सा बन गया था? रात का सन्नाटा उस कक्ष को और भी भयानक बना रहा था। कंप्यूटर की धीमी टाइपिंग की आवाज और कभी कभार हवा की सरसराहट के बीच, आशा का मन उन सवालों से भरा हुआ था, जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले थे। ऋत्विक, क्या ये संभव है कि हम गलत सोच रहे हों? आशा ने धीरे से पूछा। क्या हो अगर यह सब संयोग है, और कोई गद्दारी नहीं है? क्या मैं फिर भी डर रही हूँ? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। संयोग, आशा, ये केवल संयोग नहीं हो सकता। कातिल ने वह सब जानकारी इस्तेमाल की, जिसे केवल आप दोनों जानते थे। और अगर यह संयोग नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में कोई है, जो उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। क्या तुम तैयार हो, इसे देखने के लिए कि यह सच क्या है? आशा ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन डर भी है। अगर यह सच है, तो हम केवल कातिल के खेल को नहीं देख रहे होंगे, हम देखेंगे कि कौन हमारी टीम का हिस्सा होने का नाटक कर रहा है। और अगर हम गलत हैं, तो क्या हम अपने विश्वास और सुरक्षा को खो देंगे? ऋत्विक ने उसके हाथ थाम लिए। हम गलती नहीं करेंगे। हमें हर सुराग, हर पन्ने, हर संकेत को जोड़कर देखना होगा। और इस बार कोई चूक नहीं होगी। आशा ने फाइल पलटते हुए देखा। कुछ पन्नों पर उसके शिक्षक के हस्ताक्षर थे, छोटे नोट्स, टिप्पणियां, जो सिर्फ वही और आशा समझ सकते थे।
ये नोट्स केवल हम समझ सकते थे, और अब कातिल ने इन्हें इस्तेमाल किया। क्या ये संभव है कि शिक्षक जानबूझकर ऐसा कर रहा हो? ऋत्विक ने कड़ी निगाह से फाइल को देखा। अगर उसने जानबूझकर किया, तो इसका मतलब है कि वह कातिल का एजेंट है। लेकिन अगर अनजाने में किया, तो हम उसे संभाल सकते हैं। हमें पता लगाना होगा कि वह किस दिशा में काम कर रहा है। क्या वह हमारी मदद कर रहा है, या हमारी लड़ाई में बाधा डाल रहा है? आशा ने सिर हिलाया। उसका मन भ्रम और डर में फंसा हुआ था। मुझे लगता है हमें उसे आज ही टेस्ट करना होगा। हमें ये देखना होगा कि वह किस दिशा में खड़ा है, और अगर वह सच में गद्दार है, तो हमें उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वह और भी नुकसान करे। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और दृढ़ता थी। ठीक है, हम उसे टेस्ट करेंगे, लेकिन इस बार सावधान रहना पड़ेगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सुराग कातिल तक न पहुंचे। और आशा, क्या तुम तैयार हो इस खेल के लिए? क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि हमारे बीच कौन है, और कौन हमारे विश्वास का हकदार है? आशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसका मन भी मजबूत था। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या हम समय पर सच को पकड़ पाएंगे? क्या हम जान पाएंगे कि शिक्षक हमारे खिलाफ काम कर रहा है, या सिर्फ संयोग से कातिल की योजना में फंसा है? और जैसे ही रात गहरी होती गई, विभाग की इमारत की खिड़कियों पर अंधेरा और भय का साया फैलने लगा। खेल अब और भी खतरनाक हो चुका था। सवाल केवल ये था, क्या आशा और ऋत्विक समय रहते जान पाएंगे कि उनके बीच कौन गद्दारी कर रहा है? और अगर उन्हें देर हो गई, तो क्या ये केवल उनका विश्वास नहीं बल्कि उनकी जान के लिए भी खतरा बन जाएगा? आखिरकार आशा ने फाइल बंद की और ऋत्विक की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन मन में सवाल गूंज रहे थे। क्या वे समय पर गद्दार का पता लगा पाएंगे? क्या ये शिक्षक सच में कातिल के खेल का हिस्सा है? और अगर यह सच है, तो क्या उन्हें इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे? रात की खामोशी उनके चारों ओर छा गई। लेकिन आशा और ऋत्विक जानते थे, खेल अब केवल सामने नहीं था, बल्कि उनके दिलों और दिमाग के भीतर भी शुरू हो चुका था। चैप्टर 65 अंडरकवर मिशन। सर्द हवा शहर की गलियों में तैर रही थी, और रात का अंधेरा उस इलाके की हर कोने में फैल गया था। विभाग की वार रूम में तनाव की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। अपहरण की कोशिश और पुराने केस के सुरागों ने टीम को पूरी तरह सतर्क कर दिया था। हर सदस्य जानता था कि अब ये केवल एक साधारण केस नहीं था, यह एक जटिल और खतरनाक खेल था, जिसमें आशा खुद मुख्य निशाने पर थी। ऋत्विक कमरे के बीच में खड़ा था, कागजों और मॉनिटर स्क्रीन के बीच आंखें चमक रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, और आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। हर बार जब वह आशा की ओर देखता, उसे लगता कि समय बीतते ही खतरा और करीब आता जा रहा है। आशा को इस बार हम केवल सुरक्षा के साथ ही आगे भेज सकते हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। और वह जानती है कि यह मिशन उसके और हमारे लिए कितना जोखिम भरा है। आशा, जो लगातार फाइलों और केस स्टडीज के बीच बैठी थी, ने उसे देखा। उसके चेहरे पर ठंडा आत्मविश्वास और भीतर छुपा भय दोनों झलक रहे थे। वह जानती थी कि नकली पहचान में जाना और खतरनाक इलाके में प्रवेश करना उसकी क्षमता और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उसने धीमे से कहा, मैं तैयार हूँ, ऋत्विक। लेकिन हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी सुराग कातिल तक न पहुंचे। ये हमारी ही सुरक्षा का मामला है। ऋत्विक ने सिर हिलाया और योजना पर ध्यान केंद्रित किया। हम दोनों एक ही कमरे में रुकेंगे। इसका मतलब है कि हमें पूरी तरह एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, तो हम तुरंत स्थिति को संभालेंगे। ये केवल फॉरेंसिक जांच का मामला नहीं, ये हमारी जिंदगी का मामला है। अगले ही दिन, नकली पहचान के साथ, आशा और ऋत्विक खतरनाक इलाके में पहुंचे। गली असंकरी थी, दीवारों पर पुरानी ग्राफिटी और अजीब संकेत बने हुए थे। इलाके की शांति और अंधेरा, दोनों ही डरावने थे। आशा ने अपनी सांसों को गहरा किया और धीरे से कहा, ऋत्विक, ये जगह मुझे अजीब लग रहा है। क्या हमें कोई और योजना बनानी चाहिए थी? ऋत्विक ने उसकी कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हमने हर पहलू सोचा है। डर मत, मैं यही हूँ। और याद रखो, हम दोनों के बीच कोई भी सुराग या गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी नजदीकी और हमारी समझ हमारी ताकत होगी। कमरे में प्रवेश करते ही उनका सामना उस इलाके की वास्तविकता से हुआ।
पुरानी खिड़कियों से टूटे हुए कांच झिलमिला रहे थे और दरवाजे की चरमराहट उनके कदमों के साथ ताल मिला रही थी। आशा ने देखा कि एक छोटी अलमारी और बिखरे हुए कागज, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ छोड़ दिया हो। उसकी निगाहें हर कोण पर फैल रही थीं। यहाँ कुछ भी संदिग्ध है, उसने धीरे से कहा। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। रात धीरे धीरे गहराती गई। बिजली चली गई और कमरे में सिर्फ उनकी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज गूंजने लगी। आशा का हाथ अनजाने में ऋत्विक के हाथ से छू गया। ऋत्विक ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं यही हूँ। कोई तुम्हें नहीं छू पाएगा। उनके बीच एक अनकहा तनाव पैदा हुआ। दोनों की धड़कनें एक जैसी हो गईं। उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं गहराई से उमड़ रही थीं, लेकिन बाहर का खतरा हर पल उनके बीच की दूरी और करीबियों को नियंत्रित कर रहा था। आशा ने अपनी सांसें थाम ली और ऋत्विक ने धीरे से कहा, हम यहाँ केवल इस मिशन के लिए हैं। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। अगली सुबह खतरनाक इलाके में उनकी नकली पहचान की योजना काम कर रही थी। आशा ने देखा कि आसपास की गलियों में अजीब गतिविधियां हो रही थीं। पुराने जख्म और बिखरे हुए कागज कातिल की मानसिकता का संकेत दे रहे थे। आशा ने बिना हिचक एक मृत व्यक्ति के पास जाकर फोरेंसिक क्लू एकत्र किया, जो सीधे कातिल की सोच और उसकी योजना को उजागर कर रहा था। ऋत्विक ने उसे गर्व से देखा, लेकिन मन में सवाल थे, क्या वे समय पर कातिल तक पहुंच पाएंगे। टीम ने उनका फोन चेक किया और आशा ने नोट किया कि कुछ लोग लगातार इलाके में घूम रहे थे। उनकी नजरों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों थी। ये खेल अब केवल हमारे सामने नहीं है, ये हमारे भीतर भी शुरू हो गया है, आशा ने धीरे से कहा। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। हमारे बीच की नजदीकियां, हमारी समझ, यही हमारी ताकत है। लेकिन क्या ये पर्याप्त होगी? क्या कातिल हमारी योजना को समझ जाएगा, या हम उसे समय पर पकड़ पाएंगे? दिन ढलते ढलते आशा और ऋत्विक ने नकली पहचान और अंडरकवर मिशन के माध्यम से कई सुराग इकट्ठा किए। लेकिन उनकी आंखों में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कातिल उन्हें समझ चुका है? क्या उनका हर कदम उसकी योजना का हिस्सा बन गया है? रात के सन्नाटे में, जब वे कमरे में अकेले थे, आशा ने ऋत्विक की ओर देखा और पूछा, अगर यह योजना विफल हो गई, तो क्या हमारा विश्वास एक दूसरे पर टूट जाएगा? क्या हम इस खतरनाक खेल में समय पर सच पकड़ पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। हमारा विश्वास ही हमारी सुरक्षा है, आशा। लेकिन सवाल यही है, क्या हम समय रहते कातिल के असली इरादे को पहचान पाएंगे? क्या हम उसकी चालों को पहले ही रोक लेंगे, या ये खेल हमें धोखा देगा? कमरे में अंधेरा और खतरनाक सन्नाटा छा गया। आशा और ऋत्विक जानते थे कि यह केवल एक मिशन नहीं था। यह उनके विश्वास, उनकी समझ और उनकी नजदीकियों की परीक्षा थी। और अब सवाल केवल ये था, क्या वे समय पर सच को पकड़ पाएंगे, या ये खतरनाक खेल उनके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा? अंधेरा, सन्नाटा और खतरे की हवा में दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उनका अंडरकवर मिशन सफल होगा, या कातिल उन्हें हमेशा के लिए मात दे देगा? क्या समय रहते हुए उस गद्दार का पता लगा पाएंगे, जो उनके बीच छिपा हुआ है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे अपनी नजदीकियों और भावनाओं को सुरक्षित रखते हुए इस मिशन को पूरा कर पाएंगे? चैप्टर 66, खतरनाक जगह, नजदीकी पल। रात का सन्नाटा पूरे इलाके में गहराया हुआ था। पुराने, टूटी फूटी इमारतों की दीवारें जैसे किसी भूतिया कहानी की साक्षी बन गई थीं। खिड़कियों से बाहर झांकती ठंडी हवा अंदर के कमरे में धूप की तरह नहीं, बल्कि कांपती हुई हवा की तरह घुस रही थी। गली के कोने कोने में हर हलचल, हर आवाज, हर पत्थर की चरमराहट से आशा और ऋत्विक के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ये जगह, यह माहौल, मानो समय और सुरक्षा दोनों को चुनौती दे रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही ऋत्विक ने आशा की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और सुरक्षा की गहरी भावना झलक रही थी। आशा, हम एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा रखेंगे। कोई भी कदम, कोई भी निर्णय, सिर्फ हमारी योजना के अनुसार होना चाहिए, उसने गंभीर स्वर में कहा। आशा ने हल्का सा सिर हिलाया और भीतर ही भीतर महसूस किया कि अब यह मिशन केवल फोरेंसिक जांच का नहीं है, यह उनकी समझ, उनकी नजदीकियों और उनके साहस की परीक्षा है। कमरे का अंधेरा इतना गहरा था कि चारों ओर छुपे छायाएं मानो जीवित हो उठी। आशा ने अपने हाथों से कमरे की दीवारों को छूकर यह सुनिश्चित किया कि कोई खतरनाक वस्तु या शत्रु उनके करीब न हो।
उसकी सांसें धीमी और नियंत्रित थी, लेकिन अंदर से दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि हर धड़कन में उसे अपने और ऋत्विक के बीच की नजदीकियों का एहसास हो रहा था। अचानक बिजली चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। आशा ने एक पल के लिए अपने हाथों को फैलाया और अनजाने में उसका हाथ ऋत्विक के हाथ से छू गया। ये केवल एक आकस्मिक स्पर्श था, लेकिन उस स्पर्श ने उनके बीच की दूरी घटा दी और अचानक एक अजीब सी गर्मी, एक अनकहा तनाव दोनों के बीच फैल गया। ऋत्विक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचते हुए धीरे से कहा, डरो मत, मैं यही हूँ। किसी भी खतरे से तुम्हें नहीं होने दूंगा। उस आवाज में न केवल सुरक्षा थी, बल्कि एक अटूट वादा भी था। आशा ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उसके हाथ में हाथ डाले रखा। उनके बीच का अंधेरा, कमरे में फैली खामोशी और बाहरी खतरे की मौजूदगी ने उन्हें इस पल को और भी गहरा और अनकहा बना दिया। कुछ देर बाद आशा ने धीरे से ऋत्विक की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। ऋत्विक, क्या यह अंधेरा हमें कुछ और सिखा रहा है? क्या हमारी नजदीकियां अब केवल भावना की नहीं, बल्कि जीवन और मौत की परीक्षा भी हैं? उसने आवाज में हल्की कंपन के साथ पूछा। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, आशा, ये केवल फोरेंसिक या अपहरण का मामला नहीं है। ये हमारा साहस, हमारी समझ और हमारी नजदीकियों की परीक्षा है। हर कदम पर खतरा है। हर क्षण हमारे बीच की दूरी और हमारे विश्वास की परीक्षा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम समय रहते अपने अंदर की ताकत को पहचान पाएंगे? बाहर की गली में हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनकी गतिविधियों को देख रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। आशा ने अपने कानों को तेज किया और हर झुरमुट, हर खिड़की, हर दरवाजे पर नजर दौड़ाई। ऋत्विक, ये जगह खतरनाक है। हर कोने में शत्रु छिपा हुआ है। हमें सतर्क रहना होगा। क्या हम तैयार हैं, अगर हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़े? ऋत्विक ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। हम तैयार हैं, लेकिन ये केवल हमारी समझ पर निर्भर नहीं है। ये हमारी भावनाओं, हमारी नजदीकियों और हमारी संयम की परीक्षा भी है। अगर हम इसे संभाल सकते हैं, तो शायद ही कोई हमें हरा पाएगा। अंधेरे में दोनों ने कमरे के बीच में खड़े होकर आगे की रणनीति बनाई। आशा ने देखा कि आसपास की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे। ये संकेत थे कातिल की मानसिकता का एक भाग। उसने धीरे से कहा, ऋत्विक, ये निशान केवल चेतावनी नहीं है। ये हमें ये बता रहे हैं कि कातिल हमारे हर कदम को जानता है। क्या हम इसे समझ पाएंगे, या ये हमारे लिए अंत की ओर इशारा कर रहे हैं? ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और उत्सुकता झलक रही थी। हमें प्रत्येक संकेत को समझना होगा, लेकिन क्या हमारी समझ और हमारी नजदीकियां समय रहते हमें सही रास्ता दिखा पाएंगी? बाहर की हवा अचानक और तेज हो गई। खिड़कियों और दरवाजों की चरमराहट ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर भी है, उनकी भावनाओं में, उनकी नजदीकियों में और उनके डर में। आशा ने धीरे से ऋत्विक की ओर देखा। क्या यह अंधेरा हमें और करीब लाएगा, या हमारी दूरी को और बढ़ाएगा? क्या हम इस खतरनाक खेल में अपनी समझ और अपनी भावनाओं के साथ संतुलन बनाए रख पाएंगे? ऋत्विक ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। हमारे बीच जो भी है, वही हमारी ताकत है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस ताकत को समय रहते सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे, या ये खतरा हमें मात दे देगा? कमरे में अंधेरा, सन्नाटा और बाहरी खतरे की मौजूदगी ने हर पल उनके बीच की नजदीकियों को और भी तीव्र बना दिया। आशा ने महसूस किया कि अब यह मिशन केवल फोरेंसिक या अपहरण का मामला नहीं है। यह उनकी समझ, उनकी भावना और उनके साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। और फिर अचानक बाहर की गली में हल्की रोशनी आई, जैसे कोई उनके लिए इंतजार कर रहा हो। आशा ने ऋत्विक की ओर देखा। क्या हमें इसे एक संकेत मान लेना चाहिए? क्या ये हमारे लिए कोई सुराग है, या कातिल की चाल का हिस्सा? ऋत्विक ने धीरे से कहा, ये वही सवाल है जो हमें समय रहते हल करना होगा। क्या हम इसे समझ पाएंगे, या ये खेल हमें हमेशा के लिए मात दे जाएगा? अंधेरा, खतरनाक वातावरण और उनके बीच की नजदीकियां, सब कुछ ये बता रहा था कि यह केवल शुरुआत है। और उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वे इस मिशन को सुरक्षित तरीके से पूरा कर पाएंगे, या कातिल उन्हें हर कदम पर मात दे जाएगा? क्या उनकी नजदीकियां और भावनाएं उन्हें इस खतरनाक खेल में मदद करेगी, या यह उन्हें कमजोर कर देंगी?
चैप्टर 67 मौत के बीच सुराग। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे उस खतरनाक इलाके की गली में फैल रही थी। धुंध और धूल की परतों ने चारों ओर का वातावरण और भी रहस्यमय बना दिया था। वही गली, वही टूटी फूटी इमारतें, वही गहरी छायाएं, जिन्होंने रात भर आशा और ऋत्विक की हिम्मत की परीक्षा ली थी, अब दिन की रोशनी में भी खतरनाक और अनिश्चित दिख रही थी। ऋत्विक ने अपनी टीम के साथ गली में कदम रखा। उसके चेहरे पर गंभीरता और चिंता की परतें साफ झलक रही थीं। हर कदम पर उसकी निगाहें चारों ओर फैल रही थीं, किसी भी अप्रत्याशित खतरे के लिए तैयार। लेकिन आज की सुबह का उद्देश्य केवल एक था, फिर से उस खतरनाक खेल का सामना करना, जिसे सीरियल किलर ने अपने अघोषित नियमों के अनुसार शुरू किया था। आशा ने अपनी आंखों को चारों ओर घुमाया। उसके हाथ में फॉरेंसिक किट का एक छोटा बॉक्स था, जिसमें वह अपने जरूरी उपकरण रख चुकी थी। उसकी सांसें गहरी और नियंत्रित थीं, लेकिन दिल की धड़कनें अनियंत्रित गति से दौड़ रही थीं। हर कदम पर उसे उस गहरी अनुभूति का एहसास हो रहा था कि आज का दिन, आज की खोज, केवल किसी सुराग को ढूंढने का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की सीमा को छूने का भी है। जैसे ही वे उस सुनसान गली के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे, टीम ने देखा कि वहां एक बॉडी पड़ी हुई थी। मरा हुआ व्यक्ति, जिस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था, अब उनके सामने था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मुंह से हल्की सांसें रुक चुकी थीं, और शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। ऋत्विक ने तुरंत अपने हाथ में रेडियो उठाया और टीम को निर्देश दिया, सभी सावधान रहें। ये बॉडी केवल एक सुराग नहीं, बल्कि संभावित खतरे की चेतावनी भी हो सकती है। आशा बिना किसी हिचक के उस डेड बॉडी के पास गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उस अनिश्चितता के बीच अद्भुत आत्मविश्वास और फोकस झलक रहा था। उसने धीरे धीरे बॉडी के पास झुककर फॉरेंसिक किट से अपने उपकरण निकाले। हर कदम पर उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी अनुभूति इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हो रही थी। जैसे ही उसने शरीर के पास गिरे कुछ निशानों को देखा, उसे महसूस हुआ कि यह केवल किसी सामान्य हत्या का मामला नहीं है। ये किसी तरह से उस सीरियल किलर की मानसिकता और उसकी रणनीति को उजागर कर रहा था। उसने अपने नोटबुक में कुछ संकेतों को लिखा और ऋत्विक की ओर देखा। ऋत्विक, ये केवल शरीर नहीं है। ये संकेत हमें उस व्यक्ति की मानसिकता तक पहुंचने में मदद करेगा। कातिल ने इसे सिर्फ एक हत्या नहीं बनाया, बल्कि एक खेल का हिस्सा बना दिया है। क्या हम इसे समझ पाएंगे? ऋत्विक ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी साफ थी। आशा, तुम्हारी समझ और तुम्हारी निर्भीकता ने हमें कई बार बचाया है। लेकिन क्या ये सुराग हमें समय रहते सही दिशा में ले जाएगा, या ये केवल कातिल की चाल का हिस्सा है? आशा ने बॉडी के पास फर्श पर गिरी कुछ छोटी वस्तुओं को उठाया। उनमें एक छोटा, अदृश्य निशान था, जिसे केवल फॉरेंसिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता था। उसने उसे अपने लेंस के नीचे रखा और धीरे से कहा, ऋत्विक, ये निशान केवल संकेत नहीं है। ये संदेश है। कातिल हमें बता रहा है कि वह हमारे हर कदम से अवगत है। वह सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि हमें अपनी रणनीति के अनुसार दिशा देता है। क्या हम इसे समझ पाएंगे, या ये खेल हमें हर बार मात देगा? ऋत्विक ने उसके हाथ में हाथ रखा। हम इसे समझेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम समय रहते उसकी मानसिकता को पकड़ पाएंगे? ये केवल सुराग का मामला नहीं है, ये हमारी समझ और हमारी निर्णय शक्ति की परीक्षा है। क्या हम तैयार हैं, अगर यह खेल हमारी सीमाओं को परखने लगे? आशा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह केवल उसके साथ ही नहीं है। वह उसका सहारा, उसकी ताकत और उसकी सुरक्षा भी है। लेकिन अब ये केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं था। यह मिशन अब उनके भीतर की भावनाओं, उनकी समझ और उनके साहस की परीक्षा बन चुका था। जैसे ही वह बॉडी का फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही थी, उसे कुछ और चौंकाने वाला मिला। शरीर के पास गली की दीवार पर कुछ अजीब निशान थे। ये निशान केवल आकस्मिक नहीं थे। प्रत्येक निशान, प्रत्येक खरोंच और प्रत्येक धब्बा किसी प्रकार का पैटर्न बना रहा था। आशा ने अपनी नजरों से उन निशानों को पढ़ा और समझने की कोशिश की कि यह पैटर्न क्या संकेत दे रहा है। ऋत्विक, देखो, ये पैटर्न केवल अंधेरे में बनाए गए निशान नहीं हैं। ये हमें ये बता रहे हैं कि कातिल ने पहले से योजना बनाई है। उसने ये सुनिश्चित किया है कि हम केवल इस बॉडी तक पहुंचे, लेकिन उसके असली इरादे कहीं और हैं। क्या हम इसे समय रहते पकड़ पाएंगे?
ऋत्विक ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम्हारी समझ और निर्भीकता हमें कई बार बचा चुकी है। लेकिन क्या हमारी समझ और हमारी नजदीकियां इस बार पर्याप्त होंगी? क्या हम समय रहते उसे रोक पाएंगे, या ये खेल हमें हमेशा के लिए मात देगा? आशा ने बॉडी और उसके आसपास के संकेतों को ध्यान से देखा। उसने फोरेंसिक लेंस के माध्यम से देखा कि कुछ निशान छिपे हुए थे, जिन्हें केवल अनुभव और विश्लेषण से ही समझा जा सकता था। उसने धीरे से कहा, ऋत्विक, ये केवल एक बॉडी नहीं है। ये संदेश है, एक चेतावनी है। क्या हम इसे सही समझ पाएंगे, या ये हमें भ्रमित कर देगा? ऋत्विक ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, हम इसे समझेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम समय रहते उसकी मानसिकता को पकड़ पाएंगे? क्या हम इसे समझेंगे, या ये खेल हमें हमेशा के लिए मात देगा? और तभी बाहर की गली में हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनकी गतिविधियों को देख रहा हो। आशा ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई और महसूस किया कि खतरा केवल बॉडी तक सीमित नहीं है। ये खतरा हर कोने में, हर छाया में और हर आवाज में छुपा हुआ था। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हमारे सामने जो भी खतरा है, हमें इसे समय रहते पहचानना होगा। क्या हमारी समझ और हमारी नजदीकियां हमें इस खतरनाक खेल में सही रास्ता दिखाएंगी, या ये हमें हर बार मात देती रहेंगी? अंधेरा, सन्नाटा और उनके आसपास की रहस्यमय धुंध, सब कुछ उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि यह केवल शुरुआत है। और उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वे समय रहते कातिल की मानसिकता को पकड़ पाएंगे, या ये खेल उन्हें हमेशा के लिए मात देगा? क्या उनका साहस, उनकी समझ और उनकी नजदीकियां उन्हें बचा पाएंगी, या यह उन्हें अंत की ओर ले जाएंगी? आशा ने धीरे से ऋत्विक से पूछा, क्या हमें उस बॉडी के पैटर्न से कातिल का अगला कदम पता चल सकता है? क्या ये केवल सुराग है, या ये हमारे लिए एक चुनौती भी है? और सबसे अहम, क्या हमारी नजदीकियां हमें इस खेल में फायदा पहुंचाएंगी, या ये हमें कमजोर कर देंगी? ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और चिंता झलक रही थी। ये वही सवाल है जिसे हमें हल करना होगा। क्या हम समय रहते समझ पाएंगे कि यह खेल केवल हत्या का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक परीक्षा का भी हिस्सा है? और गली की खामोशी में दोनों ने उस डेड बॉडी और उसके रहस्यमय संकेतों के सामने खड़े होकर यह सोचा, क्या ये खेल उन्हें हमेशा के लिए मात देगा, या उनकी समझ और नजदीकियां उन्हें सही दिशा दिखाएंगी? क्या वे समय रहते कातिल की मानसिकता को पकड़ पाएंगे, या ये खेल हमेशा के लिए उनके लिए रहस्य बना रहेगा? चैप्टर 68, करिश्मा की नई चाल। करिश्मा की मुस्कान इस बार बेहद तेज और खतरनाक थी। जैसे ही उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक नए मैसेज की सूचना देखी, वह जान गई थी कि आज का दिन केवल खबरों और हेडलाइंस का नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता और धारणा पर एक खेल बनाने का है। उसकी योजना साफ और स्पष्ट थी, डॉक्टर आशा को सामाजिक रूप से अस्थिर दिखाना और उसके आत्मविश्वास को भेद देना। सुबह से ही मीडिया के विभिन्न चैनल्स में करिश्मा की खबरें चलनी शुरू हो गई थी। समाचारों का स्वर एकदम तेज, तड़क भड़क वाला और सनसनीखेज था। डॉक्टर आशा मानसिक रूप से अस्थिर हैं, और हाल की घटनाओं ने उन्हें पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सोशल मीडिया पर तो अब ये खबर वायरल हो गई थी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। कोई आश्चर्यचकित था, कोई आलोचना कर रहा था, और कोई डर से भर गया था। लेकिन आशा के अंदर एक अजीब तरह की शांति थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ करिश्मा का खेल है। करिश्मा की चाल उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास अपने ज्ञान, अपनी फोरेंसिक समझ और अपने अनुभवों की ताकत थी। लेकिन उसके दिमाग में सवाल लगातार उठ रहे थे, करिश्मा क्यों इतनी जल्दी यह चाल खेल रही है? क्या उसके पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ है? और सबसे अहम, क्या ऋत्विक इसे पहचान पाएगा, या वह भी इस मीडिया ट्रायल के जाल में फंस जाएगा? ऋत्विक ने आशा को देखते ही समझ लिया कि उसका मन शांत नहीं था। उसकी आंखों में वह आग थी, जो केवल उसके आत्मविश्वास और बुद्धि से बुझाई जा सकती थी। उसने धीरे से कहा, आशा, करिश्मा की यह चाल केवल सतह है। क्या हम इस खेल के गहरे स्तर को समझ पाएंगे? आशा ने अपने लैपटॉप को खोला और सोशल मीडिया की हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर कमेंट को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वह नोट कर रही थी कि कैसे करिश्मा ने केवल तथ्य नहीं बताए, बल्कि लोगों की मानसिकता को मोड़ने की कोशिश की। उसके हर शब्द में एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, लोगों को भ्रमित करना,
उनकी धारणा को बदलना और आशा को अकेला दिखाना। ऋत्विक, आशा ने गंभीर स्वर में कहा, करिश्मा केवल मुझे कमजोर दिखाना चाहती है, लेकिन वह ये नहीं जानती कि यह मुझे और मजबूत बना रहा है। क्या ये खेल सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति को चुनौती दे रहा है, या करिश्मा के इरादे कहीं और भी हैं? ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता और गर्व दोनों झलक रहे थे। वह जानता था कि आशा किसी भी चाल को समझ सकती है, लेकिन इस बार स्थिति और भी जटिल थी। करिश्मा ने मीडिया को अपने पक्ष में कर लिया था, और हर खबर, हर हेडलाइन, हर कमेंट को उसने अपने फायदे के लिए मोड़ दिया था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग आशा के समर्थन में थे, कुछ लोग संदेह जता रहे थे, और कुछ लोग सीधे आरोप लगा रहे थे। इस ट्रायल ने केवल डॉक्टर आशा की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि लोगों की मानसिकता और सामाजिक दबाव को भी चुनौती दी। आशा ने अपने नोटबुक में लिखा, करिश्मा की चाल केवल मुझे कमजोर नहीं दिखा रही, ये लोगों की धारणा को बदलने, समाज के विश्वास को हिलाने और हमें व्यक्तिगत रूप से परीक्षण में डालने का तरीका है। क्या हम इसे समय रहते समझ पाएंगे, या ये चाल हमें हमेशा के लिए भ्रमित कर देगी? ऋत्विक ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा विश्लेषण सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी समझ, हमारी ताकत और हमारी रणनीति करिश्मा की इस चाल का सामना कर पाएगी? क्या हम समय रहते इसका सामना करेंगे, या ये खेल हमें मात देगा? आशा ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में लगातार सवाल उठ रहे थे, करिश्मा ने ये चाल क्यों चली? क्या उसका उद्देश्य केवल मीडिया हेडलाइंस में विजय प्राप्त करना है, या वह किसी बड़े खतरनाक खेल की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋत्विक और टीम इसे समय रहते पहचान पाएंगे, या वे भी इस मानसिक जाल में फंस जाएंगे? करिश्मा की चाल इतना प्रभावशाली थी कि शहर के कई हिस्सों में लोग सिर्फ खबरों के आधार पर राय बनाने लगे थे। लोग इस मामले पर बहस कर रहे थे, सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट कर रहे थे, और अपने अपने दृष्टिकोण से आशा की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी कर रहे थे। इस ट्रायल ने केवल करिश्मा को शक्ति नहीं दी, बल्कि उसे लोगों की धारणा और समाज के दबाव का भी नियंत्रण दिया। आशा ने महसूस किया कि यह सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं था, यह एक मानसिक युद्ध था। करिश्मा ने उसे चुनौती दी थी, क्या वह केवल अपनी फोरेंसिक क्षमता से इस खेल को मात दे पाएगी, या उसे अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना होगा? ऋत्विक ने उसे पास खड़ा देखा। उसकी आंखों में चिंता और आत्मविश्वास का अद्भुत मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, आशा, क्या हम इस खेल को केवल तथ्यों और विश्लेषण से जीत पाएंगे, या हमें अपनी समझ और नजदीकियों का उपयोग भी करना होगा? क्या हमारी रणनीति करिश्मा की चाल को समय रहते समझ पाएगी? आशा ने उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि यह केवल बाहरी खेल नहीं था, यह उनके भीतर की परीक्षा थी। उनके आत्मविश्वास, उनकी समझ, उनकी भावनाओं और उनकी रणनीति की परीक्षा। अगर वे समय रहते करिश्मा की चाल को समझते, तो वह उन्हें मात नहीं दे पाती। जैसे ही दिन ढलने लगा, आशा ने अपने नोटबुक में अंतिम सवाल लिखा, करिश्मा की यह चाल केवल एक संकेत है, या ये किसी बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा है? क्या हम समय रहते इसे समझ पाएंगे और अपने कदम सही दिशा में रख पाएंगे, या ये खेल हमें हमेशा के लिए भ्रमित कर देगा? और सबसे अहम, क्या हमारी नजदीकियां और हमारी समझ हमें करिश्मा की चाल का सामना करने की शक्ति देंगी, या हम भी इस खेल में उसकी मात खा जाएंगे? और इसी सवाल के साथ आशा ने महसूस किया कि यह खेल केवल शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे संकेत, बहुत सारे खतरनाक खेल, और बहुत सारी चालें। क्या वे समय रहते करिश्मा और उसके इरादों को पहचान पाएंगे? क्या यह मानसिक युद्ध उन्हें जीत दिलाएगा, या वे इस खेल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे? चैप्टर 69, ठंडा सौंदर्य, गहरी चाहत। सवेरे की हल्की रोशनी धीरे धीरे शहर की ऊंची इमारतों के कांच पर पड़ रही थी, और ऑफिस का माहौल पहले से ही व्यस्त और तनावपूर्ण था। लेकिन इस व्यस्तता और हलचल के बीच डॉक्टर आशा का कदम एकदम अलग था। उसकी चाल में न केवल आत्मविश्वास झलक रहा था, बल्कि उसके चेहरे की ठंडी खूबसूरती में एक ऐसी गहराई थी, जो हर किसी को बिना बोले चुप कर देती थी। जब वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई, सभी की निगाहें उसे देखकर ठहर गईं। कमरे की हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा और उसके चेहरे की झलकियों से हर कोई अपनी सांस रोककर उसे देख रहा था। उसके कदमों में एक अजीब सी गरिमा और आत्मविश्वास था, जैसे वह जानती हो कि उसकी उपस्थिति ही किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है।
ऋत्विक उस दरवाजे पर खड़ा था और उसके मन में एक अजीब खिंचाव पैदा हो गया। उसका चेहरा कठोर था, पर उसकी आंखें आशा की ठंडी खूबसूरती और आत्मविश्वास पर टिक गईं। हर बार जब वह उसे देखता, उसकी धड़कनें तेज हो जाती और एक अनजाने डर के साथ साथ गहरी चाहत भी उसके दिल में उठती थी। मीटिंग शुरू हुई। ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी, विभाग प्रमुख और अन्य कर्मचारी सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और डेटा पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब आशा ने अपनी प्रस्तुति शुरू की, तो कमरे की सारी हलचल जैसे रुक गई। उसके शब्द स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वासी थे। उसने हर डेटा, हर केस, हर फॉरेंसिक खोज को इस तरह पेश किया कि सुनने वाले बस ध्यान से सुनते रहे। ऋत्विक की नजरें हर पल आशा पर टिकी थीं। वह देख रहा था कि कैसे उसकी हीरोइन, जिसे उसने बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इतनी ठंडी, स्थिर और प्रभावशाली दिख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और चाहत दोनों छलक रहे थे। उसने महसूस किया, ये सिर्फ उसे बचाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जान लेना भी कि वह कभी भी खो न जाए, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। मीटिंग के बीच आशा ने करिश्मा की चाल और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का जिक्र बिना किसी इमोशन के किया। उसने तथ्यों को सामने रखा और हर एक शक को शांत करने का काम किया। उसकी ठंडी और नियंत्रित आवाज ने सभी अधिकारियों को चुप करा दिया। कोई सवाल नहीं उठा सका, कोई विरोध नहीं कर पाया। लेकिन ऋत्विक जानता था कि उसके भीतर कई सवाल और भावनाएं उबाल रही थीं। आशा की ठंडी और निर्णायक शैली ने करिश्मा के खेल को चुनौती दी थी, पर उसके दिल की गहराई में उठ रहे भावों और उस अनकहे आकर्षण को क्या वह खुद भी समझ पाएगा। मीटिंग के बाद, जैसे ही सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, ऋत्विक ने आशा को पास खड़ा देखा। उसने धीरे से कहा, तुमने आज सबको चुप कर दिया। तुम्हारी ठंडी खूबसूरती और आत्मविश्वास, ये बस देखता रह गया। आशा, क्या ये सिर्फ पेशेवर शक्ति है, या तुम्हारे भीतर और भी गहराई है, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? आशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही शांत लेकिन तीव्र चमक थी। उसने उत्तर दिया, ऋत्विक, ये पेशेवर शक्ति भी है और व्यक्तिगत आत्मविश्वास भी। लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि जब मैं अपने काम में पूरी तरह केंद्रित होती हूँ, तो कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे करिश्मा जैसी क्यों न हो, मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। फिर भी तुम्हारा नजरें मुझे महसूस कराती हैं कि तुम सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए नहीं हो, बल्कि मेरी हर भावना और हर प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हो। ऋत्विक ने उसका हाथ हल्का सा छुआ, और आशा ने बिना हिचक उसे महसूस किया। ये स्पर्श इतना साधारण और सामान्य था, लेकिन उसके भीतर इतनी गहराई और चाहत थी कि दोनों के दिलों की धड़कनें एक समान लय में चलने लगी। आशा के मन में भी सवाल उठ रहे थे, क्या ऋत्विक की यह चाहत और उसकी सुरक्षा की गहराई उसे किसी और स्तर पर ले जाएगी? क्या वह अपनी भावनाओं और उसके भीतर उठ रही चाहत को पहचान पाएगी, या इसे केवल पेशेवर समझकर दूर रखेगी? इस दौरान, करिश्मा की चाल और सोशल मीडिया ट्रायल ने माहौल को और भी जटिल बना दिया था। लोग अब आशा के हर कदम, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ ऑफिस मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और सामाजिक युद्ध का हिस्सा बन गई थी। ऋत्विक ने देखा कि आशा ने हर तर्क और हर तथ्य को इतनी आसानी से प्रस्तुत किया कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन उसके भीतर उठ रहे सवाल और भावनाएं उसे बेचैन कर रहे थे। क्या आशा की ठंडी खूबसूरती और पेशेवर आत्मविश्वास में छिपा गहरा मनोवैज्ञानिक खेल उसे समझ में आ पाएगा? मीटिंग खत्म होने के बाद, आशा और ऋत्विक ने ऑफिस के बाहर खड़े होकर लंबी सांस ली। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में उठ रहे भाव और चाहत की गर्मी ने माहौल को गर्म कर दिया। आशा, ऋत्विक ने धीरे से कहा, क्या ये ठंडी खूबसूरती और पेशेवर आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा है, या इसमें तुम्हारे भीतर की गहराई और भावनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें मैं पहचान रहा हूँ? आशा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। ऋत्विक, हर ठंडी सतह के भीतर गर्म धधकती आग छिपी होती है। क्या तुम उस आग को महसूस कर सकते हो, या इसे केवल पेशेवर ठंडक समझोगे? उनकी नजरें एक दूसरे में मिलीं। वहां कोई शब्द नहीं थे, केवल भावनाओं की गूंज थी। उनके बीच का अंतर केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी था। लेकिन सवाल ये था, क्या ये गहराई और चाहत केवल उनके बीच रह पाएगी, या करिश्मा की चाल और समाज की मानसिकता इसे प्रभावित करेगी? क्या वे समय रहते इस मानसिक और भावनात्मक खेल को समझ पाएंगे, या यह उन्हें उलझनों और भ्रमों में फंसा देगा?
आशा ने महसूस किया कि ठंडी खूबसूरती और पेशेवर आत्मविश्वास केवल उसके हथियार नहीं थे, वे उसके भीतर की ताकत और भावनाओं का प्रतिबिंब थे। और ऋत्विक के साथ उसका रिश्ता केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि गहरी चाहत और समझ का भी था। जैसे ही वे दोनों वहां खड़े थे, आशा ने अपने दिमाग में सवाल उठाए, क्या ये ठंडी खूबसूरती और पेशेवर आत्मविश्वास ही उन्हें करिश्मा के खेल से बचा पाएगी? क्या ऋत्विक की चाहत और उसकी गहराई इस खेल में उनकी ताकत बन पाएगी? और सबसे अहम, क्या ये पेशेवर और व्यक्तिगत समझ उन्हें करिश्मा की चाल का सामना करने में सक्षम बनाएगी, या ये खेल उन्हें हमेशा के लिए उलझनों में फंसा देगा? इन सवालों के साथ आशा ने महसूस किया कि उनका संघर्ष केवल पेशेवर, सामाजिक या मीडिया से नहीं था। यह उनका मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत संघर्ष था। और इस संघर्ष में केवल वही लोग विजयी होंगे जो समय रहते अपनी ताकत, समझ और गहराई का सही उपयोग कर पाएंगे। सवाल जो पाठक से जुड़े हैं, क्या आशा और ऋत्विक समय रहते करिश्मा की चाल को समझ पाएंगे? क्या उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत समझ उन्हें इस खेल में विजयी बनाएगी? क्या ऋत्विक की गहरी चाहत और आशा की ठंडी खूबसूरती उन्हें इस मानसिक और सामाजिक जाल से बाहर निकाल पाएगी, या वे भी इसमें फंस जाएंगे? क्या करिश्मा की चाल केवल मीडिया में विजयी होगी, या उसका असली इरादा कहीं और भी गहरा है? चैप्टर 70, कातिल का पहला सीधा संदेश। रात का अंधेरा शहर पर जैसे कब्जा किए हुए था। हर सड़क, हर गली और हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर आशा के दिल की धड़कनें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। ऑफिस की थकान और पूरे दिन की मानसिक दबाव से थकी हुई आशा घर लौटकर अपने कमरे में बैठी थी। कमरे की हल्की रोशनी में वह अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स देख रही थी, जब अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर लिखा संदेश पढ़ा, तुम मुझे पहचानती हो, आशा। और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। आशा की सांस अटक गई। संदेश के साथ एक फोटो भी संलग्न था। वह फोटो उसके पिछले जीवन की थी। वह खुद को उस तस्वीर में देखकर कांप उठी। उसकी आंखों के सामने जैसे कोई अंधेरा उतर गया हो। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह एक चेतावनी, एक चुनौती और एक स्पष्ट संकेत था कि खेल अब खुल चुका था। ऋत्विक उस समय अपने ऑफिस से लौट रहे थे। उनका फोन भी खून की तरह सख्त सन्नाटा लिए हुए था। जैसे ही उन्होंने आशा से बात करने की कोशिश की, वह गहरी सांस लेकर बोली, ऋत्विक, ये वही है। वह वही जो हमेशा से हमारे पीछे था। उसने अब सीधे मुझसे संपर्क किया है। ऋत्विक का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में न केवल चिंता थी, बल्कि गुस्सा और एक अजीब बेचैनी भी झलक रही थी। मुझे बताया था न कि यह खेल सिर्फ शुरू होने वाला है, अब यह हमारे सामने खुलकर आ चुका है। मैं इसे रोकने के लिए सब कुछ करूंगा, आशा। कोई भी कदम, कोई भी चाल, मैं पहले से तैयार हूँ। लेकिन आशा जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। ये कातिल कोई आम अपराधी नहीं था, यह कोई साधारण मानसिक असंतुलन वाला शख्स नहीं था। उसने पिछले कई हत्याओं और छेड़छाड़ों में एक योजना बनाई थी, और अब उसने उसे चुनौती दी थी कि वह खुद को साबित करे। उसने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। बाहर की सन्नाटे में शहर की रोशनी धुंधली सी चमक रही थी। उसका दिमाग लगातार चल रहा था, कैसे उसने इतने सालों तक इसे नजरअंदाज किया, कैसे उसने अपनी पहचान को इतने पास से समझने दिया, और सबसे अहम, क्यों अब उसने सीधे संपर्क किया था। ऋत्विक ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया। जैसे ही वह घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि आशा का चेहरा भय और धैर्य का मिश्रण लिए हुए था। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या संदेश में कुछ और था? क्या उसने तुम्हें कोई और संकेत दिए? आशा ने स्क्रीन पर फोटो दिखाते हुए कहा, ये फोटो, यह मेरी पिछली जिंदगी से जुड़ी है। मैं जानती हूँ कि यह केवल एक शुरुआत है। ये हमारे ऊपर खेल को और गंभीर बना देगा। हमें अब और सतर्क रहना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम समय रहते इसे समझ पाएंगे? ऋत्विक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम समझेंगे। मैं इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और इस बार, हम इसे अकेले नहीं लड़ेंगे। हम साथ हैं। पर यह सोचकर भी डर लग रहा है, कातिल ने हमें इतना नजदीक से देखा, हमें इतना जान लिया, तो क्या हम इस बार उसकी चाल को समझ पाएंगे? आशा ने गहरी सांस ली। मैं भी यही सोच रही थी। हमारी सुरक्षा, हमारी चालें, हमारी योजनाएं, क्या ये सभी पर्याप्त होंगे? क्या हम समय रहते उसका असली चेहरा देख पाएंगे, या ये खेल हमें हमेशा के लिए उलझनों में फंसा देगा?
ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। वहां न केवल गहरी चाहत थी, बल्कि एक अटूट प्रतिबद्धता भी। आशा, इस खेल में जो भी होगा, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी ताकत इस खेल के लिए तैयार हैं? क्या हम दोनों मिलकर उसे मात दे पाएंगे, या वह हमेशा हमारे पीछे रहेगा? आशा ने अपने दिमाग में हर सुराग को दोबारा चलाया। पहले मिले संदेश, फोटो, पुराने केस, करिश्मा की चाल, सोशल मीडिया की अफवाहें। सब कुछ एक जटिल जाल की तरह बंधा हुआ था। उसने सोचा, क्या ये कातिल वास्तव में इतना चतुर है कि हर कदम को पहले से भांप लेता है? और क्या वह खुद को इतना नजदीक से जानने वाला व्यक्ति ढूंढ पाएगा, जिसे वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सके? ऋत्विक ने धीरे से कहा, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें इस खेल में शामिल होना चाहिए, या केवल अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए? क्या हमें कातिल को उकसाना चाहिए, ताकि वह गलती करे, या हमें शांत रहकर इंतजार करना चाहिए? आशा ने उसे देखा। उसकी आंखों में न केवल डर था, बल्कि एक अजीब तरह की उत्सुकता और चुनौती भी। ऋत्विक, हम जानते हैं कि यह खेल केवल हत्याओं या खतरे का नहीं है। यह मानसिक और भावनात्मक खेल है। हमें ये समझना होगा कि कौन कितनी देर तक इसे झेल सकता है। क्या हम इसे झेल पाएंगे? क्या हम समय रहते उसकी चालों को पढ़ पाएंगे? ऋत्विक ने उसके कंधे को पकड़कर कहा, आशा, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, हर विचार पर नजर रखूंगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस समय तैयार होंगे जब वह अगली चाल खेलेगा? क्या हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रह पाएंगे, या ये खेल हमें तोड़ देगा? अंधेरा गहरा होता गया, और दोनों खिड़की से बाहर देखते रहे। शहर की रोशनी में सब शांत था, लेकिन उनके दिलों में एक तूफान उठ रहा था। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक युद्ध था, मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत। और अब कातिल ने पहला कदम उठाकर उन्हें सीधे चुनौती दी थी। आशा ने अपने दिमाग में सवाल उठाए, क्या वह और ऋत्विक समय रहते इसका सही समाधान निकाल पाएंगे? क्या उनका पेशेवर और व्यक्तिगत सामंजस्य उन्हें इस खेल में विजयी बनाएगा? और सबसे अहम, क्या कातिल की अगली चाल उनके लिए कोई और खतरा लाएगी, या वह इसे अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब रहेगा? उन सवालों के साथ, रात के अंधेरे में एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच की गूंज थी। हर कदम, हर फैसला, हर सोच अब निर्णायक होने वाला था। और दोनों जानते थे कि यह खेल केवल शुरुआत थी। सवाल जो पाठक से जुड़े हैं, क्या आशा और ऋत्विक समय रहते कातिल की अगली चाल को समझ पाएंगे? क्या उनका पेशेवर और व्यक्तिगत सामंजस्य उन्हें इस मानसिक और भावनात्मक खेल में बचा पाएगा? क्या कातिल की चाल उन्हें उलझनों में फंसा देगी, या वे इसे मात देने में सफल होंगे? क्या भविष्य में खेल केवल खतरनाक बनेगा, या इसमें उनका रोमांस और गहरी चाहत उन्हें मजबूत बनाएगी? हर कहानी का एक अंत होता है, पर ख्यालों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अपने एहसास कमेंट में जरूर लिखिए। हमारी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, वन ख्याली दुनिया वन, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।